चलो हो गया, शांत रहे, सामने ध्यान दो इधर। चलो मौर्यकालीन जो भी व्यवस्था अपन देख रहे थे इससे पहले क्लास में, जो जो हम पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लो, बातें ना करें। चलो कुल कितने शिलालेख पढ़े थे अपन इससे पहले? 14। कितने स्तंभ लेख? 7 स्तंभ लेख देखे थे अशोक के। स्तंभ लेख में बता दो किसे रानी अभिलेख बोलते हैं? कौशाम्बी। इसको कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित किया गया किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये दोनों है क्या? दोनों को दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, ये तीनों कहां हैं? बिहार के चंपारण में। सांची की स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश। कौन निर्माण किया था? अशोक। सबसे बड़ा स्तूप किसको मानते हैं? सांची का। सांची की स्तूप में जो अर्ध गोलाकार संरचना है उसको क्या बोलते हैं? अंड। और उसके ऊपर जो सज्जे जैसे उसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। हर्मिका के ऊपर यष्टि। यष्टि में क्या लगे होते थे? 3 छतरियां। ये पूरी संरचना जिससे घिरा हुआ हो, वेदिका। और जो एंट्री वाला गेट है, प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। अंड किसका प्रतीक? शांति का। हर्मिका देवताओं का घर माना जाता है अथवा पवित्रता का प्रतीक होता है ये। और छत्र में बुद्ध के विचारों का प्रतीक माना गया है। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। किनके द्वारा बनाया गया? कितने सिंह है पत्थर के? 4। एक तरफ से कितना दिखेगा? 3। और इसी का हम बात करें तो इसी को भारत का क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है अशोक स्तंभ को। समझ आ पा रहा है ना? मौर्यकालीन जो मुद्राएं थी उसमें राजकीय मुद्रा का नाम बताओ। पर्ण। या चांदी के जो सिक्के होते थे उसको क्या बोलते थे? करसा पर्ण। सोने का सिक्का निष्क। इधर ध्यान दो, नहीं तो हो जाएगा इसक। इधर देखो, ठीक नहीं झूठ वैसे होता निष्क, समझ आ रहा है ना? पढ़ाई में ध्यान दो आप, ठीक है? बाहर जाते सीधा चले करो, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है? हाँ दिख जाता है, सीधा ही जाते हो, ठीक है ना? तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? काकड़ी। जो ऐसे बोलो, काकड़ी। हाँ हाँ सही तो बोल रहे हो तो, ठीक है। मौर्य काल में प्रशासन कैसे था? केंद्रीय वाला। कौन सा प्रशासन? शीताध्यक्ष किसका प्रमुख? कृषि विभाग। अकाराध्यक्ष खनन विभाग। लक्ष्मण अध्यक्ष कौन सा? राक्षीन पुलिस विभाग। गुण पुरुष आंटविक वन विभाग। कौन सा है? वन विभाग। अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री। अमात्य का मतलब और विभाग बहुत सारे अपन देखे थे, जैसे समाहर्ता का मतलब आय का संग्रह करता। और वर्तमान में इसकी तुलना किससे करते हैं? कलेक्टेड जो पद है कलेक्टर, उससे कर सकते हैं। प्रादेशिक का मतलब कमिश्नर। प्रादेशिक मतलब व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश। व्यवहारिक में, ठीक है ना? तो यहां तक अपन लगभग देख चुके थे। चलो इसके आगे देखते हैं। मौर्य काल के बारे में और भी जानकारी है, उसको देख लो आज, ध्यान देना सब लोग। चलो मौर्य काल के समय हम बात करें प्रशासनिक रूप को लेकर ही, तो सबसे बड़ा जो पद होता था वो किसका होता था? राजा का। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा। और राजा के नीचे जो होता था उसको बोलते थे युवराज। क्या बोलते थे? युवराज। उन्हीं के पुत्र को ही। तो सबसे बड़ा पद राजा और उससे छोटा पद युवराज का। समझ आ रहा है? और मौर्य काल के समय देखो, कुल मौर्य काल के समय टोटल 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? और अशोक के शासनकाल से पहले थे 4 प्रांत। कितने प्रांत? 4। जब अशोक जब आया तो एक प्रांत जीता आपका, कौन सा? कलिंग वाला। तो टोटल कितने प्रांत हुए? 5। तो ऑल ओवर बोल सकते कि टोटल कितने प्रांत थे? 5। और प्रांतों के जो प्रमुख होते थे उसको बोलते थे प्रांतपति। क्या बोलते थे? मतलब हर प्रांत को संभालने के लिए एक मुख्य जो व्यक्ति होता था उसे हम क्या बोलते थे? प्रांतपति के नाम से जानते थे। समझ आ रहा है? और यही जो प्रांत होते थे वो छोटे छोटे भागों में और बटे होते थे, जिसको बोलते थे विश। क्या बोलते थे? विश की तुलना हम अभी किससे कर सकते हैं? जिला से कर सकते हैं।
और प्रांत की तुलना कर सकते हैं राज्य से। किससे कर सकते हैं? राज्य। और पूरे प्रांत मिलकर एक देश बन सकता है, और उसमें कौन बैठता था बता दो? राजा। समझ आ रहा है? तो पूरा मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटे थे? लगभग 5 प्रांत। अशोक से पहले 4 प्रांत, और एक एक प्रांत में एक एक अधिकारी। जैसे अभी मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे उस समय हम क्या बोल सकते हैं? प्रांतपति होता था। और एक एक जो प्रांत है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा होता था, इसको क्या बोल सकते हैं? विष। विष की तुलना भी किससे करेंगे? जिला से। और जिला का प्रमुख क्या कहलाता था? विषपति। या विष का प्रमुख क्या कहलाता था? विषपति। अब ये जो विष होता था वो छोटे छोटे गांवों में बटा होता था, छोटे छोटे ग्रामों में। तो सबसे छोटा इकाई हमको क्या देखने मिलेगा? ग्राम। और ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामीण। क्या कहलाता था? ग्रामीण। जो मुखिया जो होता था, समझ आ पा रहा है? ग्राम का मुखिया क्या बोलते थे? ग्रामीण, जो इस समय मुखिया को कहा जाता था। आया समझ में? तो फिर से एक बार देख लो। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद बताओ। सबसे बड़ा पद राजा का, राजा के बाद युवराज। मौर्य काल में कितने प्रांत? 5। हर प्रांत में कौन बैठता था? प्रांतपति। प्रांत छोटे छोटे किस में बटे होते थे? विष में। और विष का प्रमुख, और सबसे छोटा इकाई बोलेगा तो ग्राम। मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम का प्रमुख ग्रामीण। ग्राम का प्रमुख ग्रामीण। क्लियर यहां तक सबका? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रांत के बारे में पढ़े अपन। कुल कितने प्रांत है बता दो? 5। उन 5 प्रांतों के नाम देखते हैं कि क्या क्या आपको देखने मिलेगा। ठीक है, चलो। तो मौर्य काल में कुल प्रांतों की संख्या कुल कितना था बता दो? 4। लेकिन अशोक के समय कितना हो गया था? 5। अशोक कौन सा क्षेत्र को जीतेगा? कलिंग क्षेत्र को जीत लेता है। आया बात समझ में? कौन हाँ वाला है? कहाँ खाओ? अच्छा, फोन में बात कर रहे भाई। चलो, इसमें देखना कुछ कुछ क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। यहां तक क्लियर है? और इस समय प्रांतों को बोलते थे चक्र। क्या बोलते थे? चक्र के नाम से जानते थे। और प्रांतों का जो प्रशासक जो होता था वो देखो मेन तो एक जो अधिकारी बैठता था इसका, जिसको हम क्या बोलते थे? विषपति। अब होता यह था कि विषपति के रूप में किन्हें बैठा दिया जाता था? तो राजा के जो पुत्र होते थे, जिसको अपन कुमार, आर्य पुत्र या राष्ट्रिक भी बोल सकते, इनमें से कोई भी बैठता था। समझ में आ रहा ना? तो प्रांतों का प्रशासक क्या कहलाता था उस समय? और कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, है ना? समझ आ पा रही नहीं? मैं थोड़ा गलत बता दिया कि इधर, 1 मिनट ना। ठीक है ना। प्रांत का प्रमुख क्या कहलाता था? प्रांतपति। ठीक है ना, यहां मिस्टेक हो गया था। और प्रांतपति के रूप में ये सब बैठते थे। आर्यपुत्र, या उसी का हम कुमार बोल देते थे, राष्ट्रिक भी बोल देते थे, सब वही चीज है। ठीक है। और प्रांत जो है छोटे छोटे भागों में बटा होता है, उसको क्या बोलते थे? विष या विषय भी बोलते हैं यहाँ पास, लेकिन ज्यादातर क्या लिख रहता है आपको? विष या विषय दोनों दे सकता है। आया बात समझ में? सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। कुल कितने प्रांत है बता दो? 5। एग्जाम में उन प्रांतों का नाम पूछेगा और उनकी राजधानी पूछता है। प्रांतों का नाम और राजधानी। तो सबसे ये जो एरिया है जिधर अपन बोल सकते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र बता सकते हैं इधर? जैसे कि पाकिस्तान हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब पूरा एरिया था। उसको बोलते थे उत्तरापथ। क्या बोलते थे? और उत्तरापथ का एक राजधानी था तक्षशिला। क्या बता दो? जो वर्तमान में किस देश में मिलेगा? पाकिस्तान। कहाँ मिलेगा आपका? तो ये पूरा क्षेत्र, पूरा इतना बड़ा था, पूरा मौर्य साम्राज्य, पूरा भारत ही मान लो। समझ आ रहा है? जिसको ये वाला एरिया क्या कहलाता था? उत्तरापथ। क्या कहते थे? और उत्तरापथ की राजधानी क्या था? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी। ये जो एरिया जैसे कि यूपी हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब वाला जो एरिया था, समझ आ रहा है? इसको बोलते थे प्राशी। क्या बोलते थे? प्राशी को बोलते थे पूर्वी प्रांत। क्या बोलते थे? पूर्वी प्रांत के नाम से भी जानते थे। और इसकी राजधानी था पाटलिपुत्र। और जो मगध जो था वो प्राशी प्रांत में आता था। किस में आता था? प्राशी प्रांत में आता था मगध का क्षेत्र। क्लियर सबका? और प्राची प्रांत को ही क्या बोलते हैं? पूर्वी प्रांत, जिसकी राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है, चलो। उत्तरापथ की राजधानी बताओ। उत्तरापथ की राजधानी, प्राची की राजधानी, प्राची की राजधानी। मगध जो था वो किस क्षेत्र में था पहले? प्राची। अब मगध पूरा बहुत बड़ा हो चुका है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? इसके बाद नीचे अपन आते हैं तो इधर आपका जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया,
समझ आ पा रहा है? ऊपर के कुछ एरिया ये सबको मिला के हमारा हमारा कौन सा बनता था? अवंती प्रांत। कौन सा प्रांत? और अवंती की राजधानी क्या था? उज्जैनी। उज्जैनी या तो महिष्मती, क्योंकि दो भाग में बटा था, उत्तर और दक्षिण। उत्तर का उज्जैनी, दक्षिण का महिष्मती, लेकिन मुख्य कौन था? उज्जैनी। मुख्य कौन था? तो अवंती की राजधानी क्या बताओगे? उज्जैनी, जो इस वाले पोर्शन में था भारत के। समझ आ पा रहा है? इसके बाद नीचे ये है, ये जो हमारा कौन सा पर्वत है कोई बता दो? तो ये बताएंगे विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत? तो विंध्य पर्वत के दक्षिण का जो पूरा इलाका है, विंध्य पर्वत के पूरे दक्षिण का जो क्षेत्र होता था, इसको बोलते हैं दक्षिणापथ। क्या बोलते हैं? और दक्षिणापथ की राजधानी था स्वर्णगिरी। क्या था बता दो? स्वर्णगिरी। तो ये पहले से ये सब चला आ रहा था। कलिंग पहले नहीं था मौर्य में। ये किसके समय आएगा? अशोक के समय। किसके समय बता दो? अशोक। चलो, तो पहले के चार जो प्रांत थे उसका नाम बताओ। सबसे पहला उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। दूसरा प्राशी, राजधानी पाटलिपुत्र। तीसरा अवंती, राजधानी उज्जैनी। विंध्य पर्वत के दक्षिण में दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी। और अशोक ने किस प्रांत को जीता था? कलिंग। और कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग की राजधानी क्या था? तोसली। तो ये थे मौर्य काल के 5 प्रांत। कितने प्रांत? 5 प्रांत। समझ आ पा रहा है? चलो, आपको केवल नाम बताना है और राजधानी बताना है। क्लियर सबका? चलो, पहला बताओ। उत्तरापथ पहला, राजधानी, राजधानी। दूसरा, दूसरा प्रासी को ही क्या बोलते थे? प्रासी को ही बोलते थे पूर्वी प्रांत। क्या बोलते थे? और मगध किस में आता था? प्राशी में। राजधानी तो पूछ रहा, उसको ध्यान दिए करना तो लोग सीधा पाटलिपुत्र। समझ आ रहा है? चलो इधर ध्यान दो। तीसरा बताओ। तीसरा अवंती की राजधानी, अवंती की राजधानी। चौथा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी। तो ये प्राचीन के 4 थे। अशोक किसको जीता था? कलिंग। कलिंग की राजधानी, कलिंग की राजधानी तोशली। क्लियर है सबका? यहां तक? यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है? क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के बाद जो शासक आए उनके बारे में, जिसको हम बोल सकते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के क्या बोल सकते हैं? कि अशोक के बाद जो आए वो उतना कोई खास काम नहीं किए, केवल जो भी प्रशासन था उसमें बैठ के धीरे धीरे शासन करते गए, लेकिन कोई खास और कुछ काम करेंगे क्या? अब इतना बड़ा क्षेत्र तो जीत लिए हैं, और कितना जीते? ऐसा होता है? समझ में आ रहा ना? जितना उसी में खुश रहे करके लोग कोई आगे बढ़े क्या? नहीं। जो था उसी में राज किए। तो अशोक का मृत्यु जो हुआ, जिस अशोक का मृत्यु होता है 232 ईसा पूर्व में। अशोक का मृत्यु 232 ईसा पूर्व में होता है। और अशोक के मृत्यु के बाद, अशोक का जो मृत्यु हुआ था पाटलिपुत्र में। कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में अशोक का क्या हुआ? मृत्यु। अशोक का जो पुत्र का नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। क्या नाम है? तो ये मगध की गद्दी में बैठेगा किसके बाद? अशोक के बाद। लेकिन कोई योग्य शासक आ पाया गया उसके बाद? नहीं। फिर धीरे से मौर्य वंश का आगे देखना पतन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो अशोक खुद कर चुका था, क्योंकि तलवार उठाना बंद कर दिया था, मतलब युद्ध का रास्ता छोड़ दिया था। और कौन से रास्ते में चले गया? धर्म के रास्ते में। तो बहुत बड़ी गलती किया था वो। इसी का फायदा अब दूसरे लोग उठाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? और इतना ज्यादा खर्चा कर देता था धार्मिक मामले में कि अपने सेनाओं को भी पेमेंट नहीं मिलता था। समझ आ रहा है ना? मतलब वेतन वगैरह देना या जो भी खर्चा अगर सेना क्षेत्र में करना था, वो पूरा पैसा को धर्म के प्रचार में लगा देता था। समझ आ रहा है? तो ये उनकी और बहुत बड़ी गलती थी अशोक की, जो आगे वालों के लिए थोड़ा संकट जाएगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि जो भी चीज चीज था उनके पास, वो धर्म के रास्ते में चल गया। कोई नया क्षेत्र जीतने के लिए अग्रसर हुए नहीं। तो पूरा क्षेत्र अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कमजोर। और विदेशों को, विदेश में रहने वालों को ये पता चलता है कि अशोक अब सब चीज छोड़ चुका है, तो इनके साम्राज्य पर अब धीरे से कब्जा किया जा सकता है। लेकिन वो कुछ समय बाद होगा, इनके शासन के बाद। समझ आ पा रहा है? तो अशोक के पुत्र का नाम क्या था बता दो? कुणाल। ये अशोक के बाद क्या बना शासक? कुणाल के पुत्र का नाम था दशरथ। क्या नाम था? तो कुणाल के बाद कौन आया? दशरथ। दशरथ जो था, अपने दादाजी के बारे में बहुत ज्यादा सुना था कि बहुत महान योद्धा था, और वो जो काम किए थे जिसको आज पूरा सब जगह जानी जाती है, ये ऐसा कौन पढ़ रहा है उनके बारे में? दशरथ। तो दशरथ भी बोला कि मैं भी अपने दादा की तरह काम करूंगा,
और नाम से उसी टाइप रखा, देव नाम प्री की उपाधि लिया। कौन सा उपाधि? क्योंकि अशोक के शिलालेख में उसका नाम क्या लिखा है? देव नाम प्री। अब जहां जहां उनका शिलालेख है, जो भी नोटिस बोर्ड है उनका, समझ आ पा रहा है ना, तो उनके जगह उनका नाम जो लिखा होता था, क्या लिखा होता था? देव नाम प्री। तो ये भी उपाधि धारण कर लिया। कौन? दशरथ। कौन सी उपाधि? देव नाम प्री, कि जो मेरा दादा का नाम था मैं वही उपाधि लूंगा और उसी की तरह काम करूंगा। लेकिन नाम रख लेने से कोई काम थोड़ी नहीं करेगा, समझ आ रहा है? आप किसी का नाम सलमान खान है तो थोड़ी बन जाएगा वो, समझ आ पा रहा है? कैसे? शाहरुख खान, ठीक है। तो नाम रखने से कुछ होता है क्या? नहीं, काम भी करना पड़ता है। तो नाम भले रखा अपने दादाजी के नाम पर, उपाधि लिया, लेकिन कुछ काम कर पाएगा क्या? नहीं। तो दशरथ भी कोई कुछ खास काम नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे इनके बेटे के बेटे आते जाएंगे, लगातार चलते जाएगा, लेकिन कोई योग्य निकला नहीं। योग्य में केवल दो ही थे यहाँ। पहला में चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरे नंबर में अशोक। बिंदुसार भी कोई काम का नहीं था। समझ आ पा रहा है? अन्य लोग भी नहीं आए, बस जाना गया तो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से और अशोक के नाम से। बाकी का नाम पता भी नहीं था। कुणाल अभी अभी सुने होंगे आप लोग, दशरथ नहीं पता, ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन अशोक का नाम सुने हो, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने, तो जो महान काम करेगा उसी का नाम जाना जाएगा। जो कोई खास काम नहीं करेगा, इतिहास में लिखा लेकिन कोई जानता ही नहीं है। समझ आ पा रहा है? तो ऐसे करते करते सबसे अंत में जो शासक आया, अशोक के उत्तराधिकारियों में जो लगातार चेंजेस आते गए, सबसे लास्ट में आया वृहदत्त। कौन आया बता दो? तो ये है मौर्य वंश का अंतिम राजा। समझ आ रहा है? क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? वृहदत्त। वृहदत्त क्या होता था कि ये पूरा डिपेंडेंट होता था अपने सेना के ऊपर। जो सेनापति होता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था, सेनापति ऐसे का कुछ भी, ये लाओ वो लाओ, समझ आ रहा है ना? कुछ भी कहीं जाना है, सेनापति गाड़ी निकालो, ठीक नहीं? तो पूरा डिपेंड किस पे? क्या हो गया? चाय लाओ, हाँ, ठीक नहीं? तो हर एक चीज अपने किस पर डिपेंडेंट? सेनापति। वो बोलता था, ये एकदम आलस्य टाइप का आदमी था। हर काम सेनापति जो काम कराना था वो को नहीं कराता था, लेकिन बाकी हर चीज साथ में रहना, मेरे को कुछ ना हो, समझ आ रहा है ना? तो वृहदत्त पूरा उसी टाइप का आदमी था वो। समझ आ पा रहा है? पूरा किस पे डिपेंडेंट? सेना। अब सेनापति पे डिपेंडेंट है, तो ये बोला, वृहदत्त को बोला इसका सेनापति कि चलो मैं आपको घुमा के लाता हूं करके, ठीक नहीं? घुमा के मतलब हमारी सेना को दिखा के लाता हूं। तो सेना को दिखाने के लिए लेके गया कि हमारी विशाल सेना कितनी बड़ी है, इसको आप देखो ऐसा करके। तो वृहदत्त को घुमाने के लिए ले गया। इसका सेनापति, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? तो पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? वृहदत्त का। तो पुष्यमित्र शुंग के साथ कौन जाता है? वृहदत्त। और पूरा सेना का जो पूरा टुकड़ी रहता है वो लाइन से एकदम खड़े थे पूरा स्वागत के लिए। और बीच में ले गया वृहदत्त को, सेना को दिखाते दिखाते, और बीच में ही जो है मुख्य रूप से वृहदत्त को मार दिया उस सब सेना के बीच में। समझ आ रहा नहीं? पूरा सेना के बीच में किसको मार दिया? वृहदत्त को। और बोला आज से मैं आप लोगों का राजा हूंगा। कि सेना ये तो कोई काम का नहीं है, ठीक है? समझ आ पा रहे हैं? तो पुष्यमित्र शुंग क्या बोला? सेना के बीच खड़े होके किसका हत्या कर दिया? वृहदत्त का। और फिर सब सेना के बीच में कर रहा, तो सब उनको अब राजा मानना चालू कर देंगे। समझ आ रहा है? तो वृहदत्त के बाद अब राजा कौन आएगा? पुष्यमित्र शुंग। और कौन सा वंश चालू हो जाएगा? शुंग वंश। तो क्वेश्चन आता है, वृहदत्त की हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। क्योंकि ये जो है इतिहास पढ़ा था पहले, जितने भी इससे पहले लोग आए सबके सेनापति लोग इसको मारते गए। समझ आ रहा है? तो सेनापति लोग ही राजा का हत्या करते हैं। पता था किसको? पुष्यमित्र शुंग। तो उसको वो भी अप्लाई किया, ठीक नहीं? तो अप्लाई करके इसको मारा, वृहदत्त को। और कौन सा वंश चालू करेगा? शुंग वंश का क्या करेगा? स्थापना। और कौन सा वंश का अंत हो जाएगा? मौर्य वंश खत्म। लेकिन एक काम यह हुआ था, ध्यान से, टोटल 5 प्रांत था, उसमें से एक प्रांत फिर आजाद हो गया, और वो था कलिंग वाला। कौन था बता दो? कि समय धीरे धीरे बीतते जा रहा था, और कलिंग में एक राजा आया जिसका नाम था खारवेल। क्या नाम था? तो खारवेल जो था वो था आपका वृहदत्त के समय। किसके समय? मौर्य वंश का जब अंतिम राजा आया वृहदत्त, तो उसी के समय कौन था? खारवेल। तो खारवेल ने वृहदत्त के समय कलिंग को स्वतंत्र किया था। किसको स्वतंत्र? और खारवेल ने ही अभिलेख लिखा। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? और इस हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल का, कलिंग नरेश खारवेल। तो ये किसके समय राजा बना था? वृहदत्त के समय। और अभिलेख लिखा, और उसमें देखा कि पूरे कलिंग क्षेत्र पर अधिकार
अशोक ने किया था। कौन किया था? और कलिंग क्षेत्र की जितनी भी एकदम बहुमूल्य चीज था वो सबको लेके अपने महल में रखा है। तो ये गया खारवेल गया वृहदत्त के समय स्वतंत्र होने के बाद महल में गया, मौर्य दरबार के, मौर्य वंश के महल में गया, और जितना भी कलिंग का जो क्षेत्र था सबको वापिस ला लेता है। समझ में आ रहा है? और अपना क्षेत्र को क्या करेगा? स्वतंत्र। आया बात समझ में? आया ना? तो कलिंग को स्वतंत्र किसने किया था? खारवेल। किसके समय? और कलिंग को जीता कौन था? अशोक। जीता कौन था? अशोक। तो कुल मिला के पहले 4 था प्रांत, 5 हुआ, फिर 5 से क्या हो गया? 4। तो उस टाइप का आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? लेकिन 4 जो हो जाएगा उस समय तो शासन भी चेंज हो जाएगा। कौन सा वंश आएगा? सुंग वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? तो सुंग वंश को ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया। समझ आ पा रहा है? किसको छोड़ के? कलिंग जो उड़ीसा क्षेत्र में था उसको छोड़ के मिल गया है। आया समझ में? तो सुंग वंश का संस्थापक बताओ फिर से। पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र क्या था? सुंग। तो देख लो सुंग वंश का जो राज चलेगा 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक मगध में किसका राज चलेगा? सुंग वंशों का। और इसका संस्थापक कौन था बता दो? पुष्यमित्र सुंग। और ये जो सुंग वंश वाले जो थे वो मगध वाले नहीं थे, ये थे आपके विदिशा से। कहां से थे? विदिशा जो मध्य प्रदेश वाले थे वहां के थे। और लोग भाई वो सेनापति था तो काम करने के लिए गया था वहां। समझ आ पा रहा है? अगर मगध का ही है और वहीं राज चालू कर देगा तो क्षेत्रीय वंश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लेकिन वो मगध का नहीं है। वो कहां का नहीं बता दो? मगध का ना हो किधर? एमपी तरफ का है, मध्य प्रदेश तरफ का है, विदिशा का है। और यहां जाके क्या चालू करेगा? शासन। तो इसको बोलेंगे गैर क्षेत्रीय राजवंश। क्या बोलेंगे? तो मगध में, मगध जो क्षेत्र था, मगध जो शासन, वहां का पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश पूछेगा तो किसमें टिक लगाओगे? सुंग वंश। वहां तो वो काम करने गया था सेनापति के रूप में। किसका सेनापति था पुष्यमित्र सुंग? वृहदत्त का। और वृहदत्त की क्या कर दी? हत्या। तो था यहाँ का और राज यहाँ चालू करेगा। लेकिन भाई अब कोई अपने घर छोड़ के बाहर में रहेगा तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? तो वापिस अपने घर तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो सुंग वंश वाले लोग आगे चल के अपनी राजधानी को बना देंगे विदिशा को। किसको बना देंगे? पाटलिपुत्र से उधर खत्म और इधर क्या आ जाएंगे? विदिशा तरफ। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होता है उनका, क्योंकि इतना बड़ा जो क्षेत्र था जो पहले से सुरक्षित एरिया था किलेबंदी वाला, वो सबको छोड़ के कहाँ गए? विदिशा। और विदिशा माने के बाद फिर उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? तो विदिशा क्यों आए थे समझ पा रहे हो? क्योंकि ये लोग थे ही कहाँ के? विदिशा के। इसलिए उन लोग राजधानी अभी चेंज करेंगे। आया बात समझ में? आगे बढ़े चलो। तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग में जब शासन करने लोग चालू किए थे तो उस समय इनकी राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। लेकिन पाटलिपुत्र में ज्यादा समय तक इन लोग नहीं रहेंगे। समझ आ पा रहा है? उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर लिए और चेंज करके बाद सेकंड नंबर में राजधानी क्या बनाए? विदिशा को। क्योंकि इन लोग कहां के थे? विदिशा के थे, एमपी के थे। क्योंकि गैर क्षेत्रीय वंश थे तो राजधानी अपने तरफ इन लोग कन्वर्ट कर लिए। आया बात समझ में? और सुंग वंश वाले जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे। कौन से धर्म के? और भी कट्टर ब्राह्मण, मतलब दूसरों से एकदम चिढ़ते थे ज्यादातर। और इन्होंने लगभग कितना वर्ष तक शासन किया? 36 वर्ष तक शासन करेंगे। और इन्होंने पुनः वैदिक धर्म का स्थापना किया। क्योंकि इससे पहले जो था वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म बस पूरा चलता था। क्या चलता था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन सुंग वंश जब आए तो इसने क्या चालू किया? पुष्यमित्र सुंग ने पुनः वैदिक धर्म का क्या किया? स्थापना किया। और अपने आसपास देखा जितने भी बौद्ध स्तूप थे, जितना भी बौद्ध मठ होते थे, सबको ध्वस्त करा दिया। क्योंकि ये बौद्ध धर्म से चिढ़ता था। किसका क्या चिढ़ता था? बौद्ध धर्म को विनाश करने का कोशिश किया इसने। समझ आ पा रहा है? और उसके समय में जितना भी उसने देखा बौद्ध स्तूप या मठ, वो सबको क्या कर दिया? ध्वस्त करा दिया। समझ आ पा रहा है? अगर ध्वस्त नहीं कराता तो आज बहुत ज्यादा मात्रा में बौद्ध स्तूप होता देश में। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन पूरा बौद्ध स्तूप को, मठों को किसने ध्वस्त करवाया था? पुष्यमित्र सुंग। क्योंकि कौन सा धर्म का था? ब्राह्मण धर्म का था। इसलिए ये इसने कौन सा धर्म चालू किया? वैदिक धर्म। वेदों में जो लिखा है, हिंदू धर्म जो लिखा गया है, उन बातों को मान्यता देता था। तो बौद्ध धर्म का इसने क्या किया था? विनाश। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि पुष्यमित्र सुंग कौन से धर्म का विरोधी था? बौद्ध धर्म का क्या था? विरोधी।
लेकिन कुछ कुछ चीजों को उसने नहीं तोड़वाया था, उसको थोड़ा डेवलप भी करवाया था। जैसे कि सांची का स्तूप, कौन सा स्तूप, वहां खिड़की वगैरह था उसको तांबा का बनवा दिया, है ना। और मध्य प्रदेश में आपका भरहुत स्तंभ है, या भारहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारहुत स्तंभ जो है, वहां की खिड़कियों को इसने पत्थर वगैरह से बनवाया। तो इन दोनों को अच्छा डेवलप किया था, समझ आ पा रहे हैं। बाकी जो बौद्ध स्तूप थे सबको क्या करवा दिया था, तोड़वा दिया था। कौन कौन से छोड़ के, सांची का स्तूप को रहने दिया, और भारहुत, ये आ की मात्रा है, भारहुत स्तंभ, कौन सा स्तंभ, भारहुत स्तंभ की खिड़कियों को थोड़ा डेवलप किया था। और इन दोनों को, छोटा छोटा था, उनके आकार को भी दोगुना किया। और सांची का स्तूप जो हम वर्तमान में देखते हैं वो शुंग वंश के समय का है। किसके समय का है, मौर्य वंश के समय वो एकदम छोटा सा था। अशोक के समय वो स्तूप क्या था, छोटा। अभी उसी रूप को उसने डेवलप करके बड़ा करवा दिया। क्या करवा दिया, बड़ा करवा दिया। तो अगर क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप जो है वर्तमान रूप में जो दिखता है वो कौन से वंश का है, शुंग वंश के समय का है। और किसने ऐसा करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने उसको बड़ा करवाया था। आया बात समझ में, याद है ना। सांची की स्तूप गोलाकार आकृति क्या बोलते हैं, अंड, उसके ऊपर सज्जा को हर्मिका, हर्मिका के ऊपर यष्टि, ये सब जिससे घिरे होते थे, वेदिका, वेदिका में प्रवेश द्वार। तो ये सब था, सेम वही रूप था, लेकिन उसको बड़ा करवाया था उसी जगह पर। समझ आ रहा है। तो सांची के स्तूप का वर्तमान स्वरूप किसने तैयार किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके समय में ही कुछ कुछ पुस्तक लिखे गए थे, जैसे कि जातक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ, जो जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, सॉरी जैन नहीं, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है। जातक ग्रंथ का संबंध किससे रहेगा, बौद्ध धर्म। इसी समय एक लेखक था जिसका नाम है पाणिनि। क्या नाम था, इसने कौन सा पुस्तक लिखा, अष्टाध्याय पुस्तक लिखा पुष्यमित्र शुंग के समय। समझ आ पा रहे हैं। इसी समय मनु नामक जो व्यक्ति थे जिसने लिखा मनु स्मृति। क्या लिखा, मनु स्मृति लिखा। और हरिवंश की रचना, मतलब हरिवंश जो है इसकी रचना कौन किया था, जीन सेन द्वारा। किसके द्वारा, जीन सेन के द्वारा। इसी समय एक बुक आया गार्गी संहिता। कौन सा पुस्तक, जिसको किसने लिखा था, गार्गी। मतलब पुष्यमित्र शुंग के समय बहुत सारे चीजों का, मतलब बहुत सारे बुक लिखे गए थे, ये याद रखना। जिसमें सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा आता है, पाणिनि कौन सा पुस्तक लिखा था, याद रखा सबको, पाणिनि अष्टाध्यायी। जातक ग्रंथ किसके समय लिखी गई थी, पुष्यमित्र शुंग के समय, मनु के द्वारा, मनु स्मृति, ये उतना खास नहीं है। गार्गी के द्वारा गार्गी संहिता। तो ये सब जो पुस्तकें हैं वह किसके काल में लिखी गई, तो आंसर क्या बताओगे, पुष्यमित्र शुंग के समय। वर्तमान में जो सांची की स्तूप दिखता है वह किसके समय, कौन डेवलप करवाया था, पुष्यमित्र शुंग। लेकिन सांची की स्तूप को बनाया किसने है, अशोक ने। बनाया किसने है, अशोक ने बनाया था। क्लियर है तक सबका, हाँ कि नहीं। तो पुष्यमित्र शुंग किस धर्म से संबंधित थे पूछेगा तो क्या बताओगे, ब्राह्मण धर्म। कौन सा धर्म, ब्राह्मण धर्म आपको बताना है। क्लियर है सबका। कौन से धर्म का विरोधी था ये, तो इसने क्या करवाया, बौद्ध स्तूपों को क्या करवाया, ध्वस्त। कौन कौन सी चीज को डेवलप किया, सांची का और भारहुत, सांची का और भारहुत। क्लियर है सबका, है ना। चलो क्या हो गया, देखो पुष्यमित्र शुंग का देखो शासन चालू हो चुका था, लेकिन इसी समय में आपके विदेशी आक्रमण हुए थे जो यवन वाले आए थे। यवन वालों को आइडिया ये था कि अशोक का शासन चल रहा है और अशोक जो है पूरा युद्ध का त्याग कर चुका है, तो हमारे लिए शासन करना अच्छा होगा, ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं। लेकिन उस समय जब इन लोग आए तो उस समय मगध में राज किसका चालू हो गया था, पुष्यमित्र शुंग का। किसका चालू, पुष्यमित्र शुंग का राज चालू, और पता ही नहीं है, और लोग आ गए सोच रहे अशोक है ऐसा करके, ठीक नहीं, और निकल गया कोई और इतना खतरनाक था, दौड़ा दौड़ा के मारे थे इन लोगों को, ठीक नहीं। एकदम ज्यादा मार खाए थे कौन, यवन वाले, बहुत ज्यादा। समझ आ रहा ना, जहां से आए थे लोग वहीं जाने फिर वापिस हो गया। समझ आ रहा है। तो पहला जो आया यवन आक्रमण, ठीक नहीं, जिसका नाम है डेमेट्रियस। कौन आया, तो पुष्यमित्र शुंग के समय पहला यवन आक्रमणकारी कौन आएगा, अब डेमेट्रियस को फिर मारे। कैसे मारे, हाँ दौड़ा के एकदम, ठीक नहीं। तो ये अपने यवन क्षेत्र में गया और बताया कि उधर मत जाना, ठीक नहीं बहुत खतरा है। कौन है उधर, पुष्यमित्र शुंग।
और पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा है जिसका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम था? ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, ठीक है ना? अग्निमित्र समझ में आ रहा है? तो अग्निमित्र किसका बेटा था? पुष्यमित्र शुंग। तो अग्निमित्र सिर्फ ऑर्डर देता था किसको? पुष्यमित्र शुंग। कोई आया है देख लो ऐसा करके, ठीक नहीं? तो पुष्यमित्र शुंग गया था, सॉरी अग्निमित्र गया था किसको हराने? डेमेट्रियस। लेकिन नाम किसका चलेगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में आया, लेकिन पराजित करने के लिए अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम क्या था? अग्निमित्र। अभी जाग बताया कि उधर मत जाना, ये सब लोग है करके, फिर से एक जन और आ गया, मैं देखता हूं करके, ठीक नहीं? तो मैं देखता हूं करके कौन आया? मिनांडर। तो दूसरा आक्रमणकारी कौन होगा? मिनांडर। मिनांडर को ही बोलते हैं मिलिंद। क्या बोलते हैं? तो ये भी आया लड़ाई करने के लिए। अब इसका बात माना नहीं था वो डेमेट्रियस का, यवन क्षेत्र में जाके बोला कि इधर नहीं जाना है। समझ आ पा रहा है? लेकिन फिर से वही उसी क्षेत्र से कौन आ गया? मिनांडर। अब मिनांडर आ गया, इसको भी फिर बोला पुष्यमित्र शुंग अपने बेटे को, फिर कोई यवन वाले आ गए देख लो करके, फिर किस ये हरा के किसको? मिनांडर को हराएगा। तो मिनांडर भी हार गया, डेमेट्रियस भी हार गया। दोनों को पराजित कौन किया? अग्निमित्र क्या किया था? पराजित। समझ आ पा रहा है? लेकिन अब देखो धीरे से अपन देखेंगे, कुल मिला के पुष्यमित्र शुंग के बाद अब राजा कौन बनेगा? अग्निमित्र ही बनेगा। लेकिन जब युद्ध करने जाता था, ये जो युद्ध लगभग आपका महाराष्ट्र गुजरात एरिया तरफ हो रहा था, और ये लोग आते थे एंटी, लेकिन भगा भगा वहीं तक ले जाते थे, ठीक नहीं? समझ आ पा रहे ना? तो बाद में जब युद्ध करने जा रहा था, तो उसी युद्ध के दौरान इसको कोई पसंद आ जाती है तो वो हो जाता है गलत, ठीक नहीं? अब डिस्टर्ब चालू, ठीक नहीं? अब वो युद्ध एकदम कोई ध्यान नहीं, ठीक नहीं? अब इसको पसंद आ जाती है कौन? जिसका नाम क्या है? मालविका। क्या नाम है? तो मालविका किसको पसंद आ जाती है? अग्निमित्र। अब उसी ख्यालों में रहेगा, युद्ध एकदम ध्यान देगा क्या? इतने बड़े बड़े लोगों को हराया, अब उसके बाद फिर युद्ध में बोलता था तो नहीं जाऊंगा, ठीक नहीं? अब दिन भर खोए हुए रहता था किसके याद में? मालविका। और इसी समय था कालिदास। कौन था? मतलब पुष्यमित्र शुंग के समय, अग्निमित्र के समय कौन था? तो कालिदास एकदम चुपचाप जाके लिख देता था कि लोग भाई इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा राजा का बेटा है, तो कुछ भी ऐसा गलत काम होगा तो लिख देता था। तो इन्हीं के प्रेम के बारे में लिख दिया। किसके प्रेम के बारे में? अग्निमित्र और मालविका का जो भी था, समझ आ रहा नहीं? तो उनको पूरा कौन अपने पुस्तक में लिख दिया? कालिदास। ये गलत कर दिया थोड़ा, अब फिर सबको पता चल गया, लेकिन अब इतना बड़ा पुस्तक, तो उसी पुस्तक का नाम क्या दे दिया? मालविकाग्नि मित्रम। कौन सा पुस्तक? तो मालविकाग्नि मित्रम किसकी पुस्तक है? कालिदास। तो ये एक बुक आया था जो आज भी हमारे एग्जाम में आता है, उस समय का जो भी प्रेम प्रसंग पर आधारित है पुस्तक। समझ आ रहा है? तो मालविकाग्नि मित्रम में किनके प्रेम प्रसंग को लिखा गया है? अग्निमित्र और मालविका। लेखक कौन है? कालिदास। समझ आ पा रहा है? हाँ क्या ना? तो इस समय देख लो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? तो इस समय जो युद्ध हुआ था इसका नाम था विदर्भ का युद्ध। क्या? कौन सा युद्ध? विदर्भ आज हमारा कौन से क्षेत्र में पड़ता है? महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है ना? महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र होता है जो आपका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है वो, ठीक है ना? तो विदर्भ का जो युद्ध हुआ, विदर्भ का युद्ध में देखो क्या लिखा है? उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में क्या भेजा? सेना भेजा। इनको हराने के लिए डेमेट्रियस और मिनांडर को हराने के लिए दोनों को कौन हराया? अग्निमित्र, है ना? लेकिन मिनांडर के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि इसने ये जो क्षेत्र में रहता था उधर बौद्ध धर्म को इन लोग मानते थे। मतलब उस जिन लोग जो इन लोग विदर्भ क्षेत्र में आए थे उधर बौद्ध धर्म को अभी भी मान ही रहे थे। तो उसी समय में नागसेन नामक व्यक्ति ने मिनांडर को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलवाया था। कौन सा धर्म का? तो मिनांडर था कहां का? यवन का। भारत में आके कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। किसने दिलवाया था? नागसेन। तो ये भी क्वेश्चन कुछ बन जाता है। समझ आ रहा है? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी समय में ये वाला अपना क्वालिटी याद रखना है कि किसका किसका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है? अग्निमित्र और मालविका। इस पर पुस्तक कौन लिख दिया? कालिदास। तो कालिदास की तरफ लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो तो फिर से बताओ, विदर्भ के युद्ध में पुष्यमित्र शुंग किसको भेजा था? अग्निमित्र को। क्यों भेजा था? क्योंकि उस समय क्या चालू हो गया था? यवन आक्रमण। यवन आक्रमण वाले क्यों आए थे? कब्जा करने के लिए। शासन किसका चल रहा सोच के आए थे?
अशोक का, लेकिन शासन किसका था? पुष्यमित्र शुंग का। तो पुष्यमित्र शुंग किसको भेजा? अग्निमित्र को। अग्निमित्र ने विदर्भ के युद्ध में कितने लोगों को हराया? 2 लोगों को। पहला डेमेट्रियस, क्या नाम है, और दूसरा दूसरा मिनांडर। मिनांडर को ही क्या बोलते हैं? मिलिंद। मिलिंद ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण किसने करवाया था? नागसेन के द्वारा दीक्षा दिलवाया। अग्निमित्र का प्रेम किसके साथ? मालविका। दोनों के बारे में कौन लिखा? पुस्तक का नाम मालविकाग्नि मित्र। क्लियर है सबके यहां तक? हाँ है ना। चलो तो इसमें देखते हैं आगे शुंग वंश में। अब देखो क्रियाकलाप वही चालू हो चुका है अग्निमित्र का और मालविका, तो उतना अच्छा कुछ काम तो होगा नहीं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो तो इसके बाद देखते हैं पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग देखो 2 ठो आक्रमण जीता था। 2 ठो आक्रमण जीता, कौन मानेंगे? पुष्यमित्र शुंग। तो 2 आक्रमण पुष्यमित्र शुंग जैसे जीता, विजय हुआ, तो इसी के अवसर पर मैं बहुत बड़ा युद्ध जीत रहा हूं, तो इसने और क्या सोचा कि अपने क्षेत्र को और धीरे धीरे मैं विस्तार कर लेता हूं जहां जहां बच गया है। तो इसने करवाया था 2 ठो अश्वमेघ यज्ञ। क्या करवाया था? और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था बताओ? शुरू शुरू में बताया था, अपने क्षेत्रों का क्या करना? विस्तार करने के लिए कौन से यज्ञ करवाते थे? अश्वमेघ। और घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जितने दूर तक वो जाएगा वह क्षेत्र उसका हो जाता था, और बीच में कोई रोकने की कोशिश किया तो जो अश्वमेघ यज्ञ करवा रहा है उनके साथ उनका युद्ध होगा। समझ आ पा रहा है? तो इसने कितना ठो करवाया? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया। और इसी समय था पतंजलि। कौन था? और अभी भी है पतंजलि, ठीक है, लेकिन दुकान का नाम है, ठीक है। उस समय नाम क्या था व्यक्ति का? पतंजलि। इसी के नेतृत्व में यज्ञ करवाया था। समझ आ पा रहा है? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था उसका पंडित कौन था? पतंजलि। पतंजलि के नेतृत्व में यज्ञ हुआ था, ये याद रखना। और इसी समय इसने, पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही विजय प्राप्त किया तो मगध में जो पाटलिपुत्र जो इलाका था वहां से राजधानी को छोड़ के ये राजधानी किसको बना लेगा? और ये होगा सबसे बड़ी उनकी गलती। समझ में आ रहा है? वहीं से रह के यदि शासन करते तो कोई तकलीफ नहीं होता। इसने अपना पूरा पूरा सेंटर ही चेंज कर दिया। समझ आ पा रहा है? जो युद्ध नहीं भी हो रहा था वो युद्ध चालू हो जाएगा आगे चल के। समझ आ पा रहा है? तो पाटलिपुत्र से इसने अपना राजधानी किसको बना लिया? विदिशा एमपी को। और इसी में हम बात करें ध्यान से, पुष्यमित्र जो शुंग है, अच्छा इसको कौन पराजित किया था? कलिंगराज। कौन हराया था? लेकिन ये जो करलिंग इसको पराजित किया था लेकिन क्षेत्रों को अपने अधीन नहीं कर पाया था, क्योंकि इसके जो वंश वाले बचे थे तो उन लोगों से डर के ये बस कलिंगराज जो है, मुख्य रूप से कलिंगराज जो था, कलिंगराज खारवेल, इसने किसको पराजित किया था बोलेंगे तो? पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था? पराजित किया था। और इसी समय शायद वही जो बताया था मैं, जो अपने जो दरबार में, जो अपने दरबार में जो कलिंग क्षेत्र का जो भी बहुमूल्य सामग्री है वो शायद इसी के समय उसने पूरा लाया था अपने दरबार में। इसी के समय है ना, उसके समय बस आजाद हुआ था, मतलब वृहदत्त के समय कलिंग बस क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। लेकिन मौर्य काल में या मौर्य वंश के दरबार में जो भी बहुमूल्य सामग्री था किनका? कलिंग क्षेत्र का, उसको पूरा वापिस लाया अपने दरबार में कि हमारा ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं? और यह किसका समय चल रहा था उस समय? पुष्यमित्र शुंग के समय। तो पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था? इसने पराजित किया और उनके दरबार में कलिंग क्षेत्र का जो भी चीज था, पुराने राजघराने वाले, उस सब को अपने दरबार में वापिस लाया था इसने। आया बात समझ में? हाँ है ना। लेकिन स्वतंत्र किसके समय होता? कलिंग। वृहदत्त के समय, किसके समय? वृहदत्त के समय क्या हुआ था? स्वतंत्र। कौन किया था स्वतंत्र? और कलिंग राज खारवेल ने स्वतंत्र किया और पूरी सामग्री को वापिस लाया। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय, क्योंकि इसको इसने क्या किया था? पराजित। और पराजित भी उसलिए किया था अपना जो भी सामान था राजघराने का उसको वापस लाने के लिए। आया बात समझ में? क्षेत्रों को जीतने के लिए किया था क्या? नहीं किया था। तो फिर से देख लो, पुष्यमित्र शुंग ने कितने आक्रमण, कितने युद्ध को जीते थे? 2। दोनों युद्ध को जीतने की खुशी में इसने क्या क्या करवाया? अश्वमेघ यज्ञ करवाया। और दूसरा चीज, राजधानी चेंज करवाया। क्या चेंज करवाया? राजधानी बता दो। पाटलिपुत्र के स्थान पे विदिशा। विदिशा इनका मूल मतलब क्षेत्र था, निवास स्थल।
वहीं उनका क्षेत्र था। क्लियर सबका? और पुष्यमित्र शुंग को किसने हराया? कलिंगराज खारवे। लेकिन क्षेत्र विस्तार के रूप में हराया क्या? नहीं, बस अपने सामानों को वापस लाने के लिए ये मेन कार्य किया था। आए बात समझ में? हाँ है ना? चलो तो आज यहीं तक कर लो पुष्यमित्र शुंग के बाकी इसके आगे हम परसों देख लेंगे। कल तो छुट्टी है। समझ आ पा रहा है? तो यहां तक आज भेजूंगा, उसको अच्छे से लिख लेना। जो भी अपन लिख रहे हैं पुराने लायक चीज है, मेन मेन चीज ही पूरा समझ रहे हैं। ठीक है?